जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। करेक्ट, सब बढ़िया। घर पे भी सब बढ़िया होगा आई होप। और आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे फोर्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में, बैलेंस फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। बस थोड़ा मेरे को आप समय दीजिएगा और मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा और आज के बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट में। बुक में सब कुछ लिखा रहता है लेकिन मैं आपको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कर दूँगा कि आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट किसी आदमी को, किसी और को भी आप समझा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है पहले हम जानते हैं। फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल को मैं लिखा हूँ कि फोर्स इसको बोलते हैं पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी विच इट एक्ट्स। मतलब कि फोर्स क्या होता है, माने कि कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, इसको पुश करेंगे, माने कि वस्तु है रेस्ट अवस्था में, ठीक है, इसको पुश किए या पुल किए करेंगे, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, फोर्स क्या होता है जानिए। फोर्स का फोर्स मानिए कि रेस्ट में है, ठीक है। फोर्स मानिए आप में फोर्स है, तो फोर्स है तो मानिए कि ये वस्तु रेस्ट में, तो फोर्स है तो इसमें मानिए कि हम सबसे पहले रेस्ट में है, इसको हम मोशन में भी ला सकते हैं। अब मानिए कि ये वस्तु मोशन में है, मोशन में आ रही है, मानिए वस्तु मोशन में आ रही है, मानिए वस्तु मोशन में आ रही है, हम फोर्स देके इसको रोक भी सकते हैं, दोनों हो सकता है। वस्तु मानिए कि रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, मानिए कि रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, इसमें हम क्या फोर्स किए कि मोशन में चलने लगी, मोशन में चलने लगी। अब मानिए कि मोशन में आ रही है, मोशन में आ रही है तो उसको हम रोक भी सकते हैं फोर्स से, फोर्स की मदद से। फोर्स क्या करता है कि फोर्स साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, शेप को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स मानिए हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, नॉर्थ के साइड में घुमा देंगे तो फोर्स आपको डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फोर्स शेप भी तोड़ के हम माने कि है इसको तोड़ के हम शेप भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसे आप फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट आपको न्यूटन होता है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हिंदी वाले समझेंगे सदिश राशि है। और फोर्स क्या है, न्यूटन होता है, केजी मीटर सेकेंड -2 होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, एफ इजकल टू एम ए, वेयर एम फॉर मास, ई इजकल टू एक्सीलरेशन। हिंदी वाले समझेंगे, मास को हम द्रव्यमान बोलते हैं और एक्सीलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो एफ इजकल टू क्या हुआ, एम ए हुआ, मास इंटू त्वरण हुआ ना, मास इंटू एक्सीलरेशन हुआ। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने यूनिट बताया था, ये बराबर डी बाई डी टी होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। एक और फॉर्मूला आता है फोर्स का, डी पी बाई डी टी, वेयर पी क्या हुआ, आपको मोमेंटम हुआ, पी क्या हुआ, मोमेंटम हुआ, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी का एम बी होता है, टी फॉर टाइम। तब बोल सकते हैं चेंज इन, कहाँ चेंज इन, किसमें, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। आपको ये आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन 9th और 10th में यही पढ़ना है कि पुश और पुल को ऑब्जेक्ट में पुश या पुल करेंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, वही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसे हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या करता है, चेंज करता है, चेंज क्या करता है, साइज को, शेप को या डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट मैंने बताया न्यूटन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप 11th में पढ़ोगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। फिर मैंने बताया है कि रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, कोई मोशन में होगा तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, इसे मैं फोर्स बोलता हूँ। आपको आई थिंक फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स होता है और एक अनबैलेंस फोर्स होता है, हिंदी वाले समझेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल। जानिए कि क्या होता है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। यानी कि मानिए कि इधर, मानिए कि रस्सी है, क्या है, ये रस्सी है, ये रस्सी हुआ, जब ये रस्सी हुआ तो मानिए कि इधर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक इधर आदमी खड़ा है और एक इधर आदमी खड़ा है, दोनों का जो फोर्स है सेम है। इस मानिए इसका ताकत 5 न्यूटन है और इसका फोर्स सेम है, 5 न्यूटन है। ये रस्सी है, हम बोले कि इधर वाले आदमी को आप इधर आप रस्सी को खींचो, आप इधर वाले बोले कि इधर आप खींचो, दोनों जब खींचेगा तो इसका जो बैलेंस होगा इक्वल होगा ना, क्योंकि ज़्यादा फोर्स दोनों का इक्वल, दोनों का फोर्स सेम है, इधर ही 5 न्यूटन काम कर रहा है, इधर ही 5 न्यूटन काम कर रहा है, इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स भी इसका 0 हो जाएगा, इसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स।
मतलब संतुलित है, इधर ही 5 न्यूटन लग रहा है, इधर ही 5 न्यूटन लग रहा है, इधर रस्सी है, दोनों को खींचेगा तो दोनों का सेम बल होगा, तो इसका नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताया था, थोड़ा सा जिम करना, जैसे मानो कि आप कि 5 न्यूटन यहाँ पे ये रस्सी है, ये 5 न्यूटन हुआ, ये 5 न्यूटन हुआ, इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा ना, ये 5 न्यूटन यहाँ पे, ये 5 न्यूटन यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। एक मदद ये है, एक और दूसरा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मानिए कि F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए, ठीक है। और देखिए मैं इसको ऐसे खींचा, ऐसे खींचकर ऐसे ये बना दिया। इधर मानिए 10 न्यूटन, इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन से और इधर लग रहा है 10 न्यूटन से, दोनों लग रहा है। F1 बराबर F2 मान लिए हैं, तो F नेट निकाल लेंगे, तो F नेट निकालेंगे तो F1 जो है मेरा 10 न्यूटन है, F1 हो गया 10 न्यूटन और F2 हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। तो एक नेट फोर्स निकालेंगे तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको नेट फोर्स आ गया 0, निकाले, समझाया ना। कि मानिए कि एक वस्तु है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर से ये दिया, इधर से ये दिया, तो F नेट निकाल दिए, F1 माइनस F2, तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स इसको बोलेंगे, मानिए कि कोई आदमी होगा, मानिए कि इधर से ग्रेट खली है, इधर से एक छोटा सा आदमी मैं हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाला बात है कि भाई ग्रेट खली को ज़्यादा ताकत होगा, तो उनका मानो कि 50 न्यूटन है, अब मेरा जो ताकत है 20 न्यूटन का है, तो इसलिए वाला बात है कि अब जब कहेंगे रस्सी को, हम दोनों में जब ग्रेट खली और मेरे को, जब दोनों को कंपटीशन होगा कि रस्सी को खींचना है, तो इसलिए वाला बात है कि वो ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि उनका फोर्स जो है 50 न्यूटन के आसपास है, मेरा 20 न्यूटन के पास में है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा, ये रस्सी को जब यहाँ नहीं रहेगा, ये इधर में जाएगा, क्योंकि खली इधर खड़े हैं तो इधर जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा, ये हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, की वो संतुलित नहीं है, इसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, संपर्क बल और संपर्क बल क्या होता है। देखिए कांटेक्ट फोर्स मैंने लिखा है, अकर्स ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मानिए कि एक फिजिकल अकर्स ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट ये मानिए और एक ऑब्जेक्ट ये मानेंगे, दोनों के बीच में जब तक ये कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा तब तक, जब दोनों, ये ऑब्जेक्ट है, मानिए ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगा, जब ये फोर्स लगेगा तब ये हो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। एग्जांपल में मस्कुलर फोर्स, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे खाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो मस्कुलर फोर्स लगेगा, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फ्रिक्शनल फोर्स, जब मैं ऐसे ऐसे इसको हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। चाहे स्प्रिंग, मानिए कि स्प्रिंग, इसको खींचेंगे तो भाई हम खींच रहे हैं तो दोनों कांटेक्ट लग रहा है ना, एक तो स्प्रिंग का ये ऑब्जेक्ट है, एक और मेरा हाथ का ऑब्जेक्ट है, दोनों टच हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फिर नॉर्मल फोर्स कैसा होता है कि वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे ये मानिए कि ऐसे खड़ा करने, यहाँ पे मानिए एक वस्तु को रख दे, इसका नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे मस्कुलर फोर्स में, मानिए कि ये फुटबॉल है, इसको हम किक मारेंगे तो इधर चला जाएगा, इसमें भी ये भी एक फुटबॉल भी एक ऑब्जेक्ट हुआ और मेरा भी ऑब्जेक्ट है। जब हम अपना ऑब्जेक्ट, जब मेरा जो बॉडी जब किक जब मारे फुटबॉल को, तो दोनों का कांटेक्ट हुआ ना, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। मैंने बताया है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया मस्कुलर फोर्स में मैंने एग्जांपल दिया, फुटबॉल को किक मारेंगे तो फुटबॉल भी एक वस्तु है और मेरा पैर भी एक वस्तु है, दोनों का कांटेक्ट हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स में जब हम रगड़ेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ना। स्प्रिंग फोर्स में कि मानिए कि ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा दोनों को खींचेंगे, वो भी कांटेक्ट फोर्स होगा। ड्रैग फोर्स हो गया या नॉर्मल फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होगा। अब बताते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या करते हैं, इसको जिम करना हल्का सा। occurs due to either attraction या repulsion, occurs due to either attraction या repulsion between two objects even without physical contact them। ठीक है, क्या बोल रहा है, किताबी भाषा पर समझिए। occurs due to either attraction या repulsion between two objects even without physical contact them। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि मानिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, पहले जानिए। मानिए कि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है, इसको हम नीचे गिराएं, इसमें कोई वस्तु का कोई मतलब एक दूसरे को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, सीधे गया नीचे की ओर आया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। चाहे मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि ये माने कि
मानिए कि एक चुंबक यहाँ पे है, मानिए कि ये चुंबक है, ठीक है, और ये चुंबक है। दोनों चुंबक को रखेंगे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अपने आप चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फोर्स भी आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। मैं इसमें एक दूसरे को वस्तु को कॉन्टैक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, उससे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, बढ़िया। अब हम बताते हैं आपको, इधर फोकस करना, मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हिंदी वाले समझेंगे संवेग किसे कहते हैं। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। मोमेंटम को क्या किससे मैं डिनोट करूँगा, पी से डिनोट करूँगा। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, पी बराबर है एम वी। एम जो होता है मास होता है, वी होता है वेलोसिटी होता है। मैंने बताया मोमेंटम के बारे में, इधर आइए समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए और मैं समझा रहा हूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बता रहा हूँ मोमेंटम के बारे में। पी बराबर है एम वी। एम मास हुआ, वी वेलोसिटी हुआ, ठीक है। मोमेंटम किस पे डिपेंड होता है, मास पे और वेलोसिटी पे। कैसे होता है मैं आगे बताता हूँ। मोमेंटम किस पे डिपेंड होगा, मास पे और वेलोसिटी पे होता है। अब पहले जानिए कि मोमेंटम क्या होता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, मास एंड वेलोसिटी का, इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे आप मोमेंटम बोलते हैं। वही मोमेंटम है जिसे हम पी से डिनोट किए थे, वही मोमेंटम है जिसका फॉर्मूला पी इक्वल टू एम भी निकला था। वही एम था, मास भी था, वेलोसिटी। इसका हम यूनिट निकालेंगे तो एम को केजी में डाल देंगे और वेलोसिटी को मीटर बाय सेकेंड में डाल देंगे। मीटर सेकेंड यूनिवर्स भी आप बोल सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर इट मीन्स सदिश राशि होता है। अब हम जानेंगे कि आपको हम समझाते हैं। एक मानिए कि रियल कार्ड है, मानिए हम इसको मानेंगे रियल कार्ड, ध्यान से समझिएगा। इधर आइए मैं समझा रहा हूँ इधर से। मानिए एक रियल कार्ड है और ये बच्चा लोग जो मिला में जो खरीदते हैं नहीं, खिलौना वाला कार्ड, ये है। ध्यान समझिएगा, मोमेंटम मैं समझा रहा हूँ। तो ये रियल कार्ड है और ये क्या है, खिलौना वाला कार्ड है। तो देखिए कि मानिए कि ये स्पीड से जा रहा है, 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 ये भी स्पीड से जा रहा है। तो हम आपसे पूछेंगे कि आप ये बताइए किसको रोकने में आसानी होगी, किसको रोकने में आसानी होगी। तो आप बताओगे कि मानिए कि ये कार स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये कार भी मीडियम स्पीड से जा रहा है, दोनों स्पीड सेम है। तो किसको रोकने में आसानी हुई, क्योंकि ये इसको रोकने में आसानी होगी ना, खिलौना वाले कार को, क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है ना। और दूसरा एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि एक रियल कार है और ये भी रियल कार है, दोनों का स्पीड एकदम सेम है। दोनों रियल कार है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, दोनों का सेम स्पीड है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मानिए कि ये कार है, समझिए, और ये भी रियल कार है, दोनों का स्पीड जो है सेम है, दोनों का स्पीड देखिए सेम है। काटो, अगर मोमेंटम समझिए कि मानिए कि रियल कार है और ये क्या है, जो मेला में खरीदते हैं वो कार है, ठीक है। तो दोनों का स्पीड सेम है, जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा किसको रोकने में आसानी होगी। तो ऑब्वियसली वाली बात है कि मेला वाला कार को रोकने में आसानी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझिए कि दोनों रियल कार है, ठीक है, दोनों रियल कार है, एक का स्पीड बहुत ज़्यादा और एक का स्लो है। तो इसलिए बात पूछेंगे आपसे किसका रोकने में आसानी होगा, तो आप बताइए कि जो इसका कार का जो स्पीड स्लो है उसको रोकने में आसानी होगी, ठीक है। क्यों रोकने में आसानी होगी, क्योंकि क्यों आपको रोकने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसका मास दोनों का सेम है, लेकिन स्पीड जो है, स्पीड इसका कम था, इसलिए रोकने में इसको आसानी हुआ, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास आप समझ, सॉरी, मोमेंटम बोलते हैं। अब हम आपको समझाते हैं मास और इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। मास और इनर्शिया क्या होता है, पहले हम मास के बारे में जानेंगे, हिंदी वाले समझेंगे द्रव्यमान क्या होता है। मास का यूनिट होता है केजी। मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे। मास एक अदिश राशि है, मास स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास आप बोल सकते हैं मैटर कंटेन इन अ बॉडी, फॉर एग्जांपल शुगर 5 kg लिए, मैंने कि जो मैटर कंटेन करता है इन अ बॉडी, फॉर एग्जांपल शुगर 5 kg। जैसे मास क्या होता है, आगे मैं समझाता हूँ इसका मतलब। मास
कांट डिस्ट्रॉय, मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एनर्जी के बारे में पढ़िएगा, एनर्जी को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मास और इनर्शिया में पहले मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम जानेंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बोलती है कि अगर हम रेस्ट में हैं तो आप मेरे को रेस्ट में रहने दो, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने दो। अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। उसे हम बोलते हैं इनर्शिया, जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, भारी बल काम ना करे, ठीक है। इनर्शिया प्रेफर करती है रेस्ट या मोशन, ठीक है। जैसे अब बताते हैं कि इनर्शिया क्या होती है, क्वांटिटी मेजर। अब मानिए कि 5 kg मास इनर्शिया में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। मानिए कि 5 kg है, 5 kg है, तो जो हम मास जो उसका है kg में, कितना kg का kg जो हो गया, जो मैटर कंटेंट जो किया, जो मैटर कंटेंट किया वो kg हो गया। और जो इसका वैल्यू आया जो 5 जो हो गया, तो वो क्या हो गया, इनर्शिया हो गया। क्या, एक क्वांटिटी मेजरमेंट, कितना क्वांटिटी मेजरमेंट किया, तो 5 किया, तो वो इनर्शिया में आ गया। अब इनर्शिया से आप फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ से ही आपको इनर्शिया मिलता है, फर्स्ट लॉ से ही इनर्शिया मिलता है। इनर्शिया के बारे में गैलीलियो साहब ने बताया था, वही गैलीलियो साहब है जो दूरबीन के आविष्कार भी गैलीलियो साहब ने किए थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉइन और कार्ड जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, कि मानिए कि एक सिक्का ले लेंगे और ये मानिए कि एक गिलास है, इस पर कार्ड डाल देंगे, एक सिक्का डाल देंगे, इसको खींचेंगे तो अब इसलिए बात की इसमें नीचे चली जाएगी। क्यों नीचे चली जाएगी, क्योंकि इनर्शिया बोलती है हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने दीजिए, मोशन में है तो मोशन में रहने दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, ट्री को हिलाएंगे, ट्री है, मानिए ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, एग्जाम्पल देखते हैं, ट्री है, ठीक है, ट्री है, ठीक है। हम लोग गए आम खाने, ठीक है, आम खाने गए तो ऐसे 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 हिलाएंगे इसको, ऐसे ऐसे जब हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, इसमें से क्या होगा कि जो पत्ता इसमें से गिरेगा, जो पत्ता गिरेगा वो भी क्या होगा, चाहे आम जो गिरेगा, आम लगा रहेगा तो आम गिरेगा, वो भी आपको इनर्शिया का एग्जाम्पल है। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताया हूँ कि मानिए कि जो आदमी दौड़ता है, जब दौड़ता है तो आप देखते होंगे कि जब दौड़ता है आदमी लगातार स्पीड में, आप वहाँ पे स्टॉप बोलिएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो नहीं है कि वहाँ पे रुकेगा। जैसे हम इसको जा रहा है हम बोलेंगे स्टॉप, तो थोड़ा दूर आगे बढ़ के फिर स्टॉप होगा। वो इनर्शिया क्या बोलना चाह रही है, क्यों वो उसी पोजीशन पे नहीं रुका जहाँ पे मैंने बोला स्टॉप, इसलिए क्योंकि वो मोशन में था, उसका बॉडी मोशन में था, तो मोशन को ही बनाए रखना चाह रहा था। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपको इनर्शिया का एग्जाम्पल है। जैसे मानिए कि हम बस में बैठे हुए हैं, जब बस में बैठे हुए हैं तो देखिएगा कि ब्रेक मारेगा, जब ड्राइवर ब्रेक मारेगा कि हम तो आगे की ओर चले जाएंगे। आगे की ओर जब हम जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो मेरा जो पार्ट है, बॉडी का जो पार्ट है, वो क्या था, नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट है वो मोशन में था, और जो मेरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रेस्ट में जब ब्रेक मारा तो ये मोशन में था। नीचे वाला पार्ट जो था वो क्या था, ये आपको मोशन में था, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है जो वो बॉडी का जो रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए मैंने आगे चला गया। चाहे जब गाड़ी खुलता है तो आप देखते होंगे तो सेम कंडीशन है कि नीचे वाला मोशन में रहता है, ऊपर वाला क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। तो बैक जब गाड़ी खुलता है तो ऑटोमेटिक हम बैक पीछे की ओर चले आएंगे बस में, वो भी इनर्शिया का ही एग्जाम्पल में है। फिर इनर्शिया क्या बोलती है कि इनर्शिया के 2 प्रकार होता है, एक होता है रेस्ट में और एक होता है मोशन में। तो क्या बोलती है इनर्शिया, क्या बोलती है, हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने दीजिए जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। वैसे ही मोशन में कि जब तक मोशन में चाहते हैं मोशन में रहे, जब तक उस पर एक्सटर्नल, जैसे मोशन में जा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स बाहरी वाला काम ना करे, उसे बोलते हैं इनर्शिया। अब समझाते हैं आपको, आप लोग को आज समझाएंगे कि इनर्शिया के बारे में, लाइव एग्जांपल दिखाएंगे इनर्शिया के बारे में। ये एक बॉटल है और ये कागज़ है और ये क्या है, सिक्का है, ठीक है। जब हम इस कागज़ को खींचेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आप लोग सोचिएगा कि इस जब कागज़ जब इसको इधर ये खींचेंगे तो आप सिक्का भी गिर जाएगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा, क्योंकि इसका एरिया कम है और गिर जाना चाहिए। लेकिन इनर्शिया में ऐसा नहीं होता है। इनर्शिया का नियम गैलीलियो साहब ने दिया था, और इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। तब देखते हैं इनर्शिया क्या बोलती है कि जो भी वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए। तो यही प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वाकई में गैलीलियो साहब ने जो नियम दिया था जड़त्व का सही है या नहीं। ठीक है, ये कागज़ है
और ये सिक्का है और ये बॉटल है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लिक करके कि ये हो पाता है या नहीं। देखिए यहाँ पे इनर्शिया का प्रूव हो गया, ये गिरा नहीं सिक्का, और जो रेस्ट पोजीशन पे सिक्का थी वो रेस्टी पोजीशन पे थी, और उसको हम इतनी स्पीड में खींचे हैं कि वो रेस्टी पोजीशन पे थी। इनर्शिया में यही कहता है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन है मोशन में रहना चाहिए। जैसे गाइस आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे इनर्शिया का एग्जाम्पल में। मैं यही बताऊंगा इनर्शिया में क्या होता है कि जब कोई भी आदमी जब दौड़ता है तो एकाएक रुक नहीं सकता है। आपको लाइव एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। चलिए रनिंग स्टार्ट करिए। स्टॉप। देखिए जब मैं स्टॉप बोला हूँ तब वो एक कदम पीछे मैं स्टॉप बोला हूँ और वो एक कदम आगे गया। इनर्शिया में मैं यही समझाया था कि एक वस्तु जो है रुक नहीं सकता है, ठीक है। समझाते हैं अब आपको मास और वेट में अंतर। मास और वेट में क्या अंतर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मास एक ही और वेट भी एक ही है, जी नहीं, दोनों अलग अलग है। मैंने आपको बताया है कि मास को हम मेजर करते हैं केजी में। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मास कभी जीरो हो नहीं सकता है। मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जैसे आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं वैसे आप मास को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताया है, अब बताएंगे कि मास मानिए अब क्या होता है। मास हमेशा कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। मास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन वेट जो होता है हमेशा चेंज होते रहेगा, वेट हमेशा चेंज होते रहेगा। मानिए अर्थ पे आपका अभी वेट मानिए कि 60 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। कैसे होगा, तो मानिए कि मैंने आपको बताया कि अर्थ पे मेरा वेट मानिए कि कितना है, 60 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा। तो मैंने किया है 10 kg, मैं कैसे बोला, तो 60 इंटू 1/6। 1/6 क्यों, एक फार्मूला होता है मून पे निकालने का, तो 1/6 में लगा दिया तो आपको 10 kg मून पे हो जाएगा। तो वेट वेरी करता है, लेकिन मास वहाँ पे पूछेगा कि आपका मास कितना है चांद पे भी, तो आपका मास चांद पे भी सेम ही रहेगा। वेट वेरी किया, वेट आपको 10 kg हो गया, 60 से 10 हो गया। मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि मास क्या होता है। मास मैंने लिखा है एक मूलभूत माप है जो यह बताता है कि किसी वस्तु में कितना पदार्थ है। मास क्या है, एक मूलभूत माप है जो यह बताता है किसी वस्तु में कितना पदार्थ है, ठीक है। अब वेट बताते हैं क्या होता है। वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट का फार्मूला आता है W बराबर mg। W बराबर mg, मतलब m फॉर मास, यू कैन से डैट, एंड g फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, चाहे जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी जी फॉर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। वेट का यूनिट देखिएगा, यूनिट होता है न्यूटन। मैं कितना बार एग्जाम में जल्दी कर दिया था ये क्वेश्चन। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, याद रखिएगा। वेट को वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट का फॉर्मूला मैंने बताया mg, एम मास होता है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वेट इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है कि मानिए कि वस्तु है, ठीक है, ये खड़ा है। जब खड़ा है तो इसका जो फोर्स है नीचे की ओर लग रहेगा, डाउनवर्ड लग रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है ना, नीचे नीचे की ओर लग रहा होगा, इसलिए वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मानिए आपसे कोई पूछेगा कि आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप जनरली बताते हैं 60 kg, 60 kg बताते हैं। ये रॉन्ग है, 60 kg नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताते हैं वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आप बोल सकते हैं कि वेट आप मास हुआ आपका 60 kg, क्या हुआ, मास क्या हुआ 60 kg। आपसे कोई पूछेगा वेट कितना है, मानिए कि मेरा वेट कितना है, तो मेरा वेट बताते हैं कि 60 हो गया, और 10 यहाँ पे ये इसलिए मैं माना हूँ, 10 एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 भी होता है, और आप 10 भी मान सकते हैं। तो अब 600 न्यूटन हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा, आप 600 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन वही जो आप मास जो होगा, मास आपका 60 kg रहेगा। मास कितना रहेगा, 60 kg। आपसे कोई पूछेगा रे तुम्हारा वेट कितना है, अब से क्या बताओगे, जिसका 60 न्यूटन होगा वो क्या बताएगा, उसको 10 से गुना कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक मान के, चाहे 9.8 से करो, जितना वैल्यू आएगा आप वो बता दीजिएगा। तो आप बता सकते हो कि आपसे कोई पूछेगा वेट कितना है, तो बोलिएगा जितना आपका वेट होगा उससे 10 में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या 9.8 से आपका वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो 588 समथिंग आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसका निकाल दीजिएगा तो 600 न्यूटन हो गया। और मास जो होता है आपका 60 kg। आपसे कोई पूछेगा मास कितना है, तब आप बताइएगा कि मेरा मास जो है 60 kg है। आप लोग गलत बता देते हो। आपसे कोई पूछता है तुम्हारा वेट कितना है, तो आप मास बता देते हो,
ठीक है, वो नहीं बताना है आपसे। वेट कोई पूछेगा तो आपको मैट्रिक बताया हूँ, मानिए 50 kg है तो इंटू 10 कर दीजिएगा, 9.8 कर दीजिएगा, जिसका वैल्यू आएगा वही आपका वेट हुआ। मास आपका 60 kg चाहे 58 kg, जितना आपका मास है वो हो जाएगा। मास अलग हुआ, वेट अलग हुआ। आपको समझाएं, मास स्केलर क्वांटिटी होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। वेट क्या होता है? जब भार किसी वस्तु पर लगाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का माप होता है। क्या होता है? भार किसी वस्तु पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का माप होता है। ठीक है, मैं आपको ऑलमोस्ट आपको फोर्स का मैं बताया कि फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मास और इनर्शिया में एग्जांपल मैं बताया समझाया हूँ। फिर मोमेंटम समझाया, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम में ये भी एक मानिए कि एक ट्रक आ रही है उधर से, मानिए कि ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, ये कार जा रही है, दोनों टकराएगा तो इसलिए वाला बात है कि कार को ज़्यादा क्षति पहुँची जाती है क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। मैं आपको ये भी बताया, मोमेंटम बताया, मास बताया, वेट बताया, और बताएंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ मोशन, आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इंड हो जाएगा। ठीक है, करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन का। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन क्या होता है? पहले हम जानते हैं इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या बोलती है कि हम रेस्ट में रहना चाहेंगे तो रेस्ट में, और मोशन में तो मोशन में, इसे हम इनर्शिया मैंने बोला था। इनर्शिया के बारे में कौन बताया था? गैलीलियो साहब। वही गैलीलियो साहब जो थे, उन्होंने आपको दूरबीन के बारे में बताया था। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। सेम ही है कि किसी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन आने के लिए, कोई वस्तु है उसमें परिवर्तन आने के लिए आपको वस्तु के द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी पे निर्भर रहना पड़ता है। उसे आप क्या बोलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। यही बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था में, किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था में लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। उससे बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मानिए कि वस्तु है रेस्ट में है, चाहे रेस्ट में है, ठीक है, उस पर हम जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम काम कर दिए तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम कर दिए, बाकी तक बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे में एग्जांपल में हम बताते हैं, जैसे ब्रेक मारता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बस में आप मानिए बैठे हैं, जब आप ब्रेक मारता है तो आदमी आगे की ओर चला जाता है, इसलिए आगे की ओर चला जाता है, जो नीचे वाला आपका जो पोर्शन होता है मोशन में होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आपका रेस्ट में रहता है, इसलिए आप जब ब्रेक मारता है तो आगे की ओर चले जाते हैं, जब बस खोलता है तब पीछे की ओर चले जाते हैं। और एक एग्जांपल और दिखाने का प्रयास करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आपको इनर्शिया मिलता है। इनर्शिया का हिंदी जरूर करते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके हो पाता है या नहीं। मानिए कि कॉइन है, सिक्का है, ये बॉटल है, ये कागज़ है। अब देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखिए काम कर गया, क्योंकि इसमें है कि सिक्का जो है रेस्ट में ही है, रेस्ट के बाद तो रेस्ट में रहना चाहिए, और ये मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, और जो इसका जो सेम पॉइंट है इसी पे गिरा है सिक्का। ठीक है, इधर नहीं गिरा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। तो हम बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको फोर्स का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। मैंने बताया था क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी टी। पी क्या होता है? इसमें मोमेंटम होता है कि पी क्या हो, इसमें है मोमेंटम होता है। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एम वी। पी का फॉर्मूला एम वी होता है, तो फिर मैं वैसे ही कर दिया, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस डी बाई टी। क्यों इसलिए किए हैं? क्योंकि ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का मैंने पढ़ा था मोशन में, वी माइनस डी बाई टी, ए बराबर है के एम ए आ गया, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ये, तो के जो होता है हमेशा क्या होता है आपको कांस्टेंट होता है, इसलिए एक बराबर है एम ए आ गया। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ का, कि क्या कहता है कि माने एक बॉल है, इसको हम ऊपर फेंके और कैच किए। जब हम कैच किए तो इसमें हम देखते हैं कि खिलाड़ी एग्जाम में आता है कि पीछे की ओर क्यों करता है, क्योंकि इसका टाइम को बढ़ा देता है, टाइम बढ़ाने पे इसका मोमेंटम को शून्य कर देता है, इससे आपको चोट कम लगता है। तो क्रिकेट खिलाड़ी जब देखते हैं ये कैच पकड़ता है, ऊपर लेते देखिए नीचे किए, चाहते तो इस पर से पकड़ सकते तो ज़्यादा चोट लगता है, इसलिए नीचे किए कि टाइम बढ़ गया और मोमेंटम वहाँ पे शून्य हो जाएगा। जब उस समय पकड़ेंगे तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, इसलिए खिलाड़ी पीछे का ये करते हैं। कराटा के समय टाइल्स को ग्रुप में तोड़ना, माने यहाँ पे बहुत सारा टाइल्स रखा है, कराटा वाली एक बार में तोड़ देता है, जो तोड़ता है वो भी आपको न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जांपल है। क्या बॉक्सर एक बार कट मारता है तो पीछे की ओर नहीं, बॉक्सिंग में डायरेक्ट पीछे की वजह से कर लेता है, वो भी न्यूटन का सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है
जब किताबी भाषा से समझिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर लगा बल उस बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। क्या कहता है यानी किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन के दर पर लगा बल उस बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, इसलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। अब जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ इजी है, एक्शन इंटू रिएक्शन। मानिए कि हम किसी को एक थप्पड़ ऐसे मारे, तुरंत हमको एक थप्पड़ मार दे, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, तो वो भी आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक्शन इंटू रिएक्शन। जैसे में कि पानी में आते हैं तैरने के लिए गए, तो आप जब तैरिएगा तो ऐसे से मारिएगा, पानी के अपोजिट जब काम करिएगा, ऐसे देखिए गए तैरने के लिए ऐसे जब मार रहे हैं, तो जो पानी के अपोजिट जो हम काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। तैरना क्या हो गया? न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे कुआं में से पानी निकालते हैं, उसका जैसे निकालें, इस पर फूस लगाएं, ऊपर से निकाल रहे हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। चाहे नाव ऊपर से कूदना है, जैसे नाव है, ठीक है, ये नाव मानिए नाव है, पानी में जा रहा है, इस पर एक आदमी ऐसे कूदेगा तो नाव पीछे की ओर चल जाएगा, नाव पीछे की ओर चल जाएगा, वो आदमी आगे की ओर चल जाएगा। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। मानिए बंदूक से निकली हुई गोली का प्रतिक्रिया, मानिए कि जब हम बंदूक को यहाँ से रख के ऐसे मारेंगे, जब ऐसे करके मारेंगे तो आप जान रहे हैं कि ऑटोमेटिक है कि इधर फुस लगा तो हाथ टूटने की संभावना है। इसलिए देखते होंगे इस पर पुलिस में सिखाया जाता है, ऐसे रख के, चाहे आर्मी में सिखाया जाता है, ऐसे करके आपको यहाँ से मारना है, क्योंकि आपका जब आप मारिएगा तो रिकॉइल जो है पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। जब हम गोली को ऐसे मारेंगे तो पीछे की ओर जाएगा, जब पीछे की ओर जाएगा तो ये तो पीछे की ओर गया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन इंटू रिएक्शन। फिर रॉकेट जब उठता है तो देखते हैं ऐसे उड़ता है, जब उड़ता है रॉकेट उड़ता है तो आप देखते होंगे कि जब रॉकेट उड़ता है तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ, क्योंकि नीचे से गैस उड़ता है ऊपर ही जाता है, इसका एक्शन इंटू रिएक्शन होता है। ये भी आपका एग्जाम्पल है न्यूटन का थर्ड लॉ का ही। मैंने आपको बताया न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन इंटू रिएक्शन होता है। जो आदमी तैरता है वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ एग्जाम्पल है। कुआं में से पानी निकालना या नाव पर से कूदना, मानिए नाव था, इस पर से आदमी कूदा, नाव पीछे चला गया, आदमी आगे चला गया, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। फिर मैंने बताया बंदूक से जैसे कि ये निकाले पीछे जो गया, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। चाहे रॉकेट के बारे में, ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ के ये आधारित है। न्यूटन का सेकंड लॉ में मैंने बताया था, फोर्स का डिफिनेशन यहाँ से मिलता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt होता है, वेयर p क्या होता है? mv होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? जूम कर देना हल्का सा, m v-t/t। क्यों? क्योंकि ये बराबर v-t/t का फॉर्मूला होता है। ये बराबर k में हो गया, k कांस्टेंट होता है, बराबर m में हमको न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का परिभाषा मिला। मैंने क्रिकेट के कैच के बारे में बताया, जब खिलाड़ी पीछे लेता है, कराटा तोड़ देता है, या बॉक्सर अपना शर्ट पीछे करता है, सब न्यूटन का सेकंड लॉ। मैंने बताया न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इनर्शिया मिलता है। इनर्शिया क्या चाहती है? रेस्ट में तो रोस्ट में, या मोशन में तो मोशन रहना चाहती है। बस का ब्रेक एग्जाम्पल बताया, जब ब्रेक मारेगा तो आगे चल जाएगा, जब खुलेगा तो पीछे चल जाएगा। ये सब मैंने आपको बताया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये चैनल का नाम है PYQ पैटर्न, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा। मैं इस पर आपको और टॉपिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब अच्छे से धीरे धीरे मैं इस पर कवर करूँगा। और ऐसे भी ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं लिस्ट मैप थ्रू। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा और आगे भी पढ़ाएँगे, और सब्जेक्ट कवर करेंगे धीरे धीरे। और बहुत ही डिफेंस के लिए और NDA, CDS और CFP एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादातर PYQ कवर करवाया हूँ। बादल उदल के बारे में आप देखिए एक बार जाकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा ना लगे तब तो कोई बात ही नहीं है। एंड दैट्स इट। जय हिंद।